आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आक्रमण। इस कार्यक्रम के जरिए हम तमाम खास मेहमानों से आपको मुखातिब करवाते हैं और आज हमारे साथ आपको बता दें खास मेहमान नोएडा से विधायक पंकज सिंह मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे नोएडा के मुद्दों के बारे में। मेरे साथ सहयोगी मृदुल भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन इस कार्यक्रम के जरिए नोएडा की क्या समीकरण है, यहाँ की क्या मुद्दे हैं, तमाम दल जो लगातार अपनी ताकत झोंक रहे हैं और नोएडा एक ऐसी सीट रही है जिस पर हमेशा से ठप्पा रहा कि अगर कोई भी मुख्यमंत्री बनने के बाद नोएडा आया तो वो दोबारा सत्ता पर काबिज नहीं होता है। सत्ता का नतीजा क्या होगा, उत्तर प्रदेश की सियासत पर काबिज कौन होगा, सिंहासन पर बैठेगा कौन, ये 10 तारीख को पता चल जाएगा। ज्यादा वक्त नहीं है, मात्र 30 दिन का समय है। मृदुल। बिल्कुल सृष्टि, और हम इस समय मौजूद हैं नोएडा में और आक्रमण सीरीज रिपब्लिक भारत की है। ये आक्रमण है सियासी आक्रमण, और जब सियासत में आक्रमण होते हैं तो युवा चेहरे मैदान में उतरते हैं। और इस समय आज नोएडा में मौजूद है हमारे साथ युवा नेता पंकज सिंह। बहुत स्वागत है सर आपका आक्रमण में। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपका जब परिचय देता हूं, क्योंकि जब आप किसी राजनेता के पुत्र होते हैं तो आपके कंधों पर जिम्मेदारी आ जाती है, लेकिन मैं दर्शकों को बता दूं कि पंकज सिंह जब उनके कंधे पर जिम्मेदारी आई तो कंधे झुकाए नहीं, कंधा ऊपर करते हुए, सीना चौड़ा करते हुए आगे बढ़े और 2017 में विधानसभा का चुनाव जीता। बिना कोई तस्वीर देखते हुए नोएडा की आपने सोचा कि विकास करूंगा, लेकिन पहले मुख्यमंत्री इसे पनौती समझते थे यहां पर आना। क्या उन्होंने नोएडा का विकास रोका था पंकज जी? नहीं, देखिए, विकास रोका नहीं था, विकास किया ही नहीं था। समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो और इनके साथ मिलकर कांग्रेस चला करती थी और केंद्र में कांग्रेस के साथ मिलकर ये दोनों चला करते थे। लेकिन इन्होंने नोएडा, सिर्फ नोएडा की ही बात क्यों, मैं समझता हूँ पूरे उत्तर प्रदेश का ही विकास वो रिवर्स गियर में ही चल रहा था। तो ये हालत थी। हालांकि योगी आदित्यनाथ जी वो तो लगातार आए और कई बार यहाँ पर नोएडा, ग्रेटर नोएडा कई बार यहाँ पर आ गए और आए ही नहीं, यहाँ तो रात रुककर भी यहाँ पर क्या चल रहा है उसकी पूरी समीक्षा भी उन्होंने की। और प्रधानमंत्री जी भी आए और उसके बाद 2019 में 14 से भी बड़ी जीत के साथ एक बार फिर से देश के प्रधान सेवक के रूप में वो काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जिन्होंने नोएडा को सिर्फ एक अपने कल्याण का जरिया समझ लिया था, वो यहाँ पर सपा बसपा के नेता वो कभी आए नहीं। मैं दर्शकों को एक बात बता दूं कि पंकज जी का नाम जो है उसका अर्थ ही कमल का फूल होता है। तो क्या पंकज जी इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पंकज जी आए और उन्होंने विकास का फूल नोएडा में खिलाने का काम किया, लेकिन अभी बहुत बाकी है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि 2017 में जब सरकार बनी, मुझे यहाँ पर नोएडा के लोगों ने चुनकर विधायक बनाया, तो मेरा भी परसेप्शन ये था कि यहाँ पर सब कुछ ठीक होगा, अच्छा होगा। लेकिन जब मैं यहाँ पर गलियों में गया, जब मैं यहाँ पर लोगों से मिला, यहाँ के सरकारी विद्यालयों को देखा, तो देखकर मुझे भी आश्चर्य हुआ कि कैसे दिल्ली के बगल का इतना बड़ा शहर, एक फाइनेंशियल कैपिटल के रूप में हमारे नोएडा उत्तर प्रदेश के जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर ये हालत थी। तो खैर उसके बाद लगातार हम लोगों ने काम किया है। आज आप शहर में एक स्मूथ ट्रैफिक भी देखते होंगे कि कैसे स्मूथली फ्लो कर रहा है। उसके अलावा आज एलिवेटेड रोड्स हैं, अंडर पासेस बन रहे हैं, सिग्नेचर ब्रिज है, डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन है, अनेक काम इसमें हुए हैं और तस्वीर बदली है, बेहतर हुई है। लेकिन हमेशा अच्छा करना कोई अगर चाहे तो हमेशा अच्छा करने के लिए कुछ भी करने के बाद भी स्कोप बचा रहता है। मैं समझता हूं कि एक भव्य, सुंदर और सुरक्षित नोएडा बनाने के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमने तैयार किया है और आने वाले समय में उसको हासिल करेंगे। पंकज जी, अगर नोएडा की बात करें, जैसा आपने कहा कि स्कोप हमेशा रहता है, काम करने की संभावनाएं हमेशा रहती हैं। चतुष्कोणीय समीकरण इस वक्त हम देख रहे हैं नोएडा में चारों तरफ से। बीजेपी से आप हैं ही, हम कांग्रेस की बात करें, पंखुड़ी पाठक एक महिला कैंडिडेट जो कांग्रेस इस समय एजेंडा बना रही है अपना, उन्होंने उतारा है। ब्राह्मण कैंडिडेट उन्होंने उतारा है, ये भी बात सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी, सपा, आरएलडी के प्रत्याशी यही हैं जिन्हें आपने मात भी दी थी 1.5 लाख वोटों से ज्यादा। तो ये जो चतुष्कोणीय समीकरण है, ये आपको लगता है कि कोई चुनौती है आपके लिए? क्योंकि नोएडा, जैसा आपने कहा, दिल्ली से जुड़ा हुआ युवाओं के लिए बड़ा केंद्र रहा है। उत्तर प्रदेश के कोने कोने से, गांव देहात से जो युवा टीनेजर्स भी होते हैं, उनका सीधा फोकस नोएडा होता है कि हमें भैया नोएडा जाना है, पढ़ाई करनी है, वहीं कमाना है, औद्योगिक नगरी है, वहीं हमारा विकास होगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं, इतने दिन काम भी किया हूं, लगातार लोगों के बीच में रहा भी हूं और अभी भी लगातार लोगों से मिल रहा हूं। ये देखकर मैं बहुत आश्वस्त करना चाहता हूं कि कोई कोण नहीं बन रहा है।
अकेले एक लाइन है भारतीय जनता पार्टी की, वही लंबी होती चली जाएगी। बस इतना ही मैं कह सकता हूँ इस पे। बाकी चुनाव लड़ने के लिए 2-3-4 लोग ही क्यों, पूरे 13-14 लोग यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो मैं उन सब पर कोई टिप्पणी मैं नहीं करना चाहता। लेकिन हाँ, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार में जो काम नोएडा में हुए हैं, गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में हुए हैं, उन सभी सकारात्मक पॉजिटिव बातों को लेकर लोगों के बीच में जा रहा हूँ। और मैं समझता हूँ कि जब जनता बदलाव देखती है, पॉजिटिव बदलाव देखती है और खुद आकलन करती है, तो उसके बाद कोई और दूसरा कोण, कोई और दल सामने रह नहीं जाता। सिर्फ डेवलपमेंट ही चलता है और डेवलपमेंट पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी। आपने कहा कि बीजेपी की सीधी लाइन जा रही है। सीधी लाइन को रोकने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 लड़कों की जोड़ी इस समय मैदान में उतरी हुई है। हालांकि वो नोएडा नहीं आते थे, नोएडा आने में संकोच आज भी करते हैं, लेकिन आपने कहा कि सीधी लाइन जा रही है, तो क्या उसे टेढ़ा मेढ़ा कर पाएगी ये 2 लड़कों की जोड़ी? देखिए, 2 लड़के तो 2017 में भी थे, लेकिन इस बार वो 2 लड़के बदल के कोई उसमें दूसरे 2 लड़के हो गए हैं। तो कुल मिला के आज तो सिर्फ और सिर्फ बाबा ही चलने वाले हैं, और बुलडोजर वाले बाबा बोले जाते हैं, अनेक प्रकार से लोग बताते हैं, लेकिन डेवलपमेंट वाले बाबा हमारे चलने वाले हैं और कोई नहीं चलने वाला है। क्या किसानों को लेकर आपको लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थोड़ी बहुत दिक्कत होगी भारतीय जनता पार्टी? देखिए, एक बड़ा मुद्दा था जिसको प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही संवेदनशीलता के साथ उसको हैंडल किया, और एक सच में मैं कहूँ तो एक प्रधान सेवक के रूप में उन्होंने अपने आप को, जो कहते थे लोग, हमेशा उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री से ज़्यादा एक सेवक के रूप में काम करूँगा, उसको उन्होंने सिद्ध किया है। इतना बड़ा बिल जो उनकी इच्छा थी कि जिससे किसानों की समृद्धि का रास्ता खुलेगा, लेकिन अगर उनको लगा कि कहीं एक वर्ग उसको नहीं समझ रहा है तो उसको उन्होंने वापस लिया है। मैं समझता हूं कि बहुत फ्लेक्सिबिलिटी सरकार ने दिखाई और प्रधानमंत्री जी ने एक सेवक के रूप में बड़ा हृदय उन्होंने दिखाया है। लेकिन जहां तक रही इसमें वोट की बात, तो ये सभी किसान, इन्हीं किसानों के बच्चे देश की रक्षा करने के लिए जो जवान हैं, वो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी देश की रक्षा करने के लिए अपना जीवन त्यागने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, जीवन त्यागते हैं, शहीद होते हैं। लेकिन जब विपक्ष के लोग, जब उनकी शहादत पर सिर झुकाने के बजाय, जब उनके पराक्रम और शौर्य पर उनकी पीठ थपथपाने के बजाय, जब चाइना और पाकिस्तान के लोगों की, नेताओं की वकालत या वहाँ की बात जब करने लगते हैं, तो हमारा किसान इन सब चीज़ों को देख के दुखी होता है, इन सब चीज़ों को देख के परेशान होता है। और मैं समझता हूं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का वह किसान इस बार ऐसे लोगों को, जो हमेशा राष्ट्रवाद की या देश की हित की जिसमें होता है, उससे विपरीत दिशा में जो लोग चलते हैं, उनको भी ठीक करने का काम करेंगे। बिल्कुल। और ये जो 2 जोड़ी की बात है, युवाओं की जोड़ी, आप भी युवा नेता हैं, और सपा और आरएलडी, जयंत चौधरी और अखिलेश यादव बहुत आश्वस्त हैं। लगभग अपनी हर एक सभा में उनका यही कहना है कि जाट और किसान हमारे पाले में है। हम नोएडा में हैं, नोएडा से आप प्रत्याशी, आप इस वक्त विधायक भी हैं। नोएडा में जो चकाचौंध भरी ये इमारतें हम देख रहे हैं, अमूमन ये जमीनें किसानों की रही हैं। बॉर्डर पर 1 साल तक लगभग किसानों ने आंदोलन किया है। वो आश्वस्त इस बात को लेकर हैं कि किसान हमारे साथ हैं, क्योंकि जिन किसानों की मौत हुई, बीजेपी क्या उनका जवाब दे पाएगी? देखिए, एक तो इन्होंने, इनके ये जो बोलते हैं, इनके साथ कौन है क्या है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि इस देश का हर राष्ट्रवादी जो भारत माता की जय बोलता है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। इस पर मैं इतना ही कह सकता हूं। वो कहते हैं राष्ट्रवाद पर पेटेंट थोड़े ना है कि राष्ट्रवाद पर, राम मंदिर पर, अयोध्या पर, उनके तो कृष्ण जी भी सपने में आने लगे हैं। कहते हैं हमारे सपने में तो कान्हा भी आते हैं। तो ये वो उनका यही कहना कि धर्म की राजनीति बीजेपी करती है। देखिए, पेटेंट तो ये हर एक देश में रहने वाला हर एक व्यक्ति का ये अधिकार है कि वो भारत माता की जय बोले। खास और बात ये कि कह रहे हैं राम मंदिर हमारी सरकार बनी तो बीजेपी से पहले जो दावा वो कर रहे हैं, क्योंकि 24 में वोट चाहिए। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अनेकों उपलब्धियां हैं, और उन सब उपलब्धियों में से कम एक उपलब्धि यह भी है हम लोगों की कि ये लोग जो भगवान राम का नाम लेने से भी डरते थे, ये कम से कम चुनाव में अब भगवान की मंदिर बनाने की भी बात तो करने लगे हैं। तो मुझे लगता है ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी उपलब्धि। आपने कहा कि जो भारत माता की जय बोलेगा वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। समाजवादी पार्टी के सांसद लोकसभा में कह देते हैं कि मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा, तो क्या इन लोगों के साथ नहीं है? मैं वही तो कहता हूं, जो लोग जिन्ना के नाम पर वोट मांगते हैं, अलकायदा के आतंकवादियों को जेल से छुड़ाने की वकालत करते हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और बसपा शायद ऐसे लोगों का वोट हासिल करना चाहती होगी। मैं तो ये कह रहा हूं साफ साफ कि भारतीय जनता पार्टी को, जो भी हिंदुस्तानी है जो भारत माता की जय बोलता है, वो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। ठीक है।
मेरा एक सवाल और है, क्योंकि आपने राष्ट्रवाद का जिक्र किया है, और राष्ट्रवाद की जब परिकल्पना की जाती है तो विकास समानांतर तौर पे साथ में चलता है। बिल्कुल। जब हम नोएडा में बैठकर देखते हैं, और दिल्ली एनसीआर का ये इलाका है, जब दिल्ली एनसीआर के इलाके में हम देखते हैं कि गुड़गांव जो है थोड़ा सा नोएडा से आगे चला गया है, कभी दुख होता है आपको कि ये नोएडा पीछे क्यों रह गया? इससे आगे कैसे ले जाएंगे? रोजगार कैसे डेवलप हो? इंडस्ट्रीज को और कैसे यहाँ पर लगाया जाए? देखिए, 17 से पहले जब ये स्थिति देखता था तो स्वाभाविक रूप से ये लगता था कि हमारे उत्तर प्रदेश में सभी क्षमता होने के बाद भी न नेचुरल रिसोर्सेज की कमी है, न ह्यूमन रिसोर्स की कमी है, किसी भी तरीके से हमारा उत्तर प्रदेश कहीं से भी पीछे नहीं है। लेकिन उसके बावजूद कोई और शहर उत्तर प्रदेश में या नोएडा से आगे कैसे हो सकता है, जबकि वो क्षमता सारी नोएडा में है। हालांकि 17 के बाद जब मैं देखता हूं तो मुझे इस बात की संतुष्टि भी होती है कि आज तेज़ी के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं। और आप अगर देखेंगे, मैं सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर अगर देखूं तो 3 से 10 लाख की श्रेणी में जो पॉपुलेशन है उस शहर की, उसमें आज हम लोग साफ़ सफाई में नंबर 1 आ गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हम लोग तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। अगर पिछले कुछ सालों का आप आकलन करेंगे तो इन्वेस्टमेंट भी अब हमारे नोएडा और गौतम बुद्ध नगर में आने लगा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो चर्चा रहती थी कई बार अलग दूसरे राज्यों में जाने की, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन आप देखिए कि अल्टीमेटली नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी लोगों को लगा कि यहीं पर ज़्यादा सूटेबल होगा। फिल्म सिटी अब यहाँ पर आ रही है, जो देश भर में इतने टैलेंटेड और इतने अच्छे आर्टिस्ट्स, जिनको कभी साउथ या महाराष्ट्र जाने में कभी सब क्षमता होने के बावजूद जिनको दूर लगता था, आज उनके पास उनके घर के नज़दीक इतनी बड़ी वर्ल्ड क्लास फिल्म सिटी बन के तैयार होगी। तो मुझे लगता है कि सभी संभावनाओं को ज़मीन पर उतारकर रियलिटी में बनाने का काम भाजपा ने किया। जो आपने ज़मीन पर उतारने की बात की, समाजवादी पार्टी कहती है कागजों में तो बहुत अच्छा लगता है भारतीय जनता पार्टी को, फिल्म सिटी बन गई, रोड बना दिया। सैमसंग की जब बात करते हैं तो वो कहते हैं सैमसंग हम लेकर आए थे, रोड बनाने का काम हमने किया है, आप तो सिर्फ फीता काटने का काम करते हैं। देखिए, ये तो कई जगहों पे ये है कि इन्होंने फीता काट दिया और छोड़कर चले गए थे, और कई जगहों पे उसके लिए फंड भी अलॉट नहीं किया था। ये साफ साफ लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम किया था उन्होंने। उन प्रोजेक्ट्स को भी, अब क्या चले हुए प्रोजेक्ट्स को अगर कोई आवश्यक है प्रदेश के लिए तो उसको आगे बढ़ाने का भी काम किया है। हाँ, लेकिन साथ साथ में उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए कई ऐसे नए प्रोजेक्ट्स भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आए हैं, जो कि उत्तर प्रदेश की छवि को एकदम बदल रहे हैं और तस्वीर को और सुंदर बना रहे हैं। बिल्कुल पंकज जी, ये तमाम मुद्दे हैं, लेकिन नोएडा में हम हैं और नोएडा की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ के स्थानीय मुद्दा एक जो है वो बहुत बड़ा है, बिल्डर बायर का। हाई राइज सोसाइटीज हम लगातार अपने चारों तरफ देख रहे हैं, सोसाइटीज हैं, लेकिन बिल्डर बायर का मुद्दा, पोजीशन का मुद्दा, रजिस्ट्री का मुद्दा, बहुत सारे लोग हैं। आप अमूमन अभी निकल जाइए तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, भाई 10 साल हो गए, भाई साहब 12 साल हो गए, आप भी जाते होंगे प्रचार करने, 15 साल हो गए, अभी तक रजिस्ट्री नहीं हो पाई, पोजीशन नहीं मिल पाया, अपना पैसा दे दिया लाखों रुपए, फिर भी नहीं मिल पाया। ये अब पंकज जी, आपने इस पर क्या काम किया है, क्या फोकस रहा, और ये क्या हाई टाइम नहीं है कि ये प्रॉब्लम अब सुलझनी चाहिए नोएडा से? नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, क्योंकि देखिए, मैं उन नेताओं में से नहीं हूं या हमारे पार्टी उन दलों में से नहीं है जो कि सिर्फ अपनी बातें बताएं और कहीं पर अगर कोई बात रह गई हो तो उसको हम बचाएं। हाँ, लेकिन इस बात को भी ईमानदारी से मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार आने के बाद, भाजपा की सरकार आने के बाद 2017 ये जो भी बायर्स जिन्होंने इन्वेस्ट किया था, ये आपने ही जैसा कहा कि ये 10 साल, 11 साल, 12 साल का है। और एज ए रिप्रेजेंटेटिव जब मैं सुनता हूं, देखता हूं, तो कई बार मुझे खुद ऐसा लगता है कि कैसे सपा बसपा कांग्रेस के समय में ये लूट की नीति के कारण किस तरीके के हालात रहे, और उनकी इस नीति के कारण जमीन किसानों की, जिसका आपने जिक्र किया, अब ज़मीन किसानों की है, लेकिन गांव के ही लोग बोला करते थे कि कोई कहीं बैठा है और देखा और आबादी वगैरह देखी नहीं और वहीं मार्क किया और उसको अक्वायर कर लिया, बिल्डर्स को दे दिया, बिल्डर अथॉरिटी की तरह हो गए, उन्होंने आगे सबलीज कर दिया। तो इस तरीके की नीति के कारण चाहे हमारा किसान भी है तो वो परेशान था, चाहे फिर हाई राइज में रह रहे लोग अपने रजिस्ट्री और पोजीशन को लेकर। लेकिन मुझे बताते हुए इसकी थोड़ी संतुष्टि ज़रूर है कि भाजपा की सरकार आने के बाद लगभग 45,000 लोगों को हम लोगों ने पोजीशन दिया है और लगभग 22-23 हज़ार लोगों की रजिस्ट्री भी इसमें हुई है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत साफ इस पर कहा है कि, और अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, जो पूरा प्रोसीजर है वो लोग कहते हैं बहुत डिफिकल्ट है, वो उससे गुजरना ही एक अपने आप में चुनौती है। ये लूपहोल्स कैसे भरेंगे? नहीं, देखिए, मैं तो रजिस्ट्री होने की बात कर रहा हूँ, बाकी सरकारी क्या प्रक्रिया है, कानूनी क्या प्रक्रिया है, मैं उस पर अभी मैं नहीं बोल सकता हूँ। जो सरकार की प्रक्रिया है उसको तो पालन उसका करना ही होगा। हाँ, लेकिन उसको सुगम बनाने के लिए, स्मूथ बनाने के लिए
सभी तरीके की कोशिश हो रही है और इतना तय है। क्या अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस दिन अपने वर्चुअल बातचीत में जिक्र किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी आए थे, अपने भाषण में उन्होंने भी कहा कि इस मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत स्पष्ट रूप से बार बार कहा है कि इस मुद्दे पर आने वाला कोई भी हर्डल ऑब्स्टिकल होगा उसको दूर करेंगे और लोगों को रजिस्ट्री के बाद उनको मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा क्योंकि पंकज जी संगठन में भी पद रखते हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन जब आप बिल्डर, बायर, रजिस्ट्री का जिक्र करते हैं तो रेरा का जिक्र करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या रेरा में आज भी इतने लूप होल्स हैं और रेरा क्या वाकई कमजोर है जैसा लोग कहते हैं? नहीं, देखिए, एक ऐसा कानून प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बना है जिससे कम से कम जो ये समस्या है 11-12 साल पुरानी, जो बायर्स आज भी जो परेशान हैं, कम से कम अब आगे किसी भी इन्वेस्टर या बायर जो अपार्टमेंट लेने के लिए जाएगा तो अब उसको कोई बिल्डर उसको चीट नहीं कर पाएगा। ये बहुत बड़ा कानून ऐसे जो बायर्स हैं, अपार्टमेंट खरीदने का चाह रखते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा कानून ये आया है। तो मुझे लगता है कि इसको और समय समय पर सरकार उसको देखती है, अगर उसमें कोई कमियां रहती हैं तो उसको समय पर ठीक भी करती हैं। कुल मिला के इतना है, मैं इस पे कहना चाहूँगा कि इस सरकार में इतना तो तय है कि जो गलत करेगा वो उसको कोई बचा नहीं सकता और जो सही है, लोगों के हित में है, वो निर्णय सरकार लेती जाएगी और उसमें कोई बदलाव भी करना है तो उनके हित में निर्णय बदलाव करते जो गलत करेगा उस पर आक्रमण आपका चलता रहेगा, बिल्कुल चलता रहेगा। मैं अब आने वाला हूं उस और एक सवाल चीज पर। मैं जरूर कहना चाहूंगा, आपने ये आक्रमण और बुलडोजर की बात कही है तो मैं कहता हूं कि ये बुलडोजर चलाने का लाइसेंस भी जो है ना, ये तो उत्तर प्रदेश की जनता कमल के फूल पर मोहर लगाकर ही देती है, बटन दबा के ही देती है। लेकिन आप कह रहे हैं कि कमल के फूल पर लाइसेंस मिलेगा। अभी आपने देखा कितने सारे लोग हैं जो आपकी पार्टियों को छोड़कर चले गए और अखिलेश यादव कहते हैं कि भगदड़ मची हुई है, हमारी पार्टी में सब आना चाहते हैं। अभी बड़ा नाम आया, हालांकि उन्होंने अपनी सीट बदल दी, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये कुछ लोग ये हैं जो कि 17 में भी बदले थे, 22 में भी, वो 24 में भी बदलेंगे, 27 में भी बदलेंगे, तो उन पर कोई बहुत टिप्पणी करने से, कोई बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। इतना तय है कि जो अपने भारतीय जनता पार्टी को समझता है, देश को आगे बढ़ाना चाहता है, वो हम सब लोग साथ। टिकट काट रहे थे आप, पहले से खबर लग गई थी उनको, इसलिए भाग गए? अब उसके बारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है। आप भी संगठन में उपाध्यक्ष हैं, लेकिन टिकट देना न देने का निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड और वरिष्ठ नेताओं का है, उस पर मेरा कमेंट करना ठीक नहीं होगा। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने उस पर बहुत स्पष्ट कर दिया कि क्या कारण था, किस लिए चले गए। लेकिन समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी उपलब्धि मान रही है इस चीज को, एक बड़ा नाम उन्होंने खींचा तो उनको लग रहा है बड़ी उपलब्धि है। और अपर्णा यादव के ज्वाइन करने पर कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए, अब ये उपलब्धि है या लाइबिलिटी है, अब ये तो चुनाव 10 मार्च के बाद ही वो देखा जाएगा, उसका परिणाम जब आएगा तो उनको समझ में आएगा। लेकिन इतना तय है कि भारतीय जनता पार्टी सभी समाज के सभी लोगों को बराबर से विकास के दौड़ में निकलने का मौका देना चाहती है और उसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं, आगे बढ़ते चले जाएंगे। कोई अपने व्यक्तिगत हित के लिए, क्षणिक लाभ के लिए कोई अगर पार्टी छोड़कर अगर जाता है तो ये इतनी बड़ी पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी, उस पर कोई बहुत असर नहीं पड़ता है। मैं 2-3 चीजों का जिक्र करना चाहता हूं क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं कि नोएडा से पहले बनारस आपकी पसंद रहा और बनारस भी आपके पसंदीदा क्षेत्रों में से एक रहा है। और अब जब बनारस का जिक्र होता है तो काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर किस तरीके से बनाया गया है उसका भी जिक्र होगा। लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि कॉरिडोर बनाने का काम तो समाजवादी पार्टी सरकार ने किया था। देखिए, ये सब कुछ, ये तो अब ये दावा करने के लिए तो ये कहते हैं 400 सीट ले लेंगे, तो ये इससे बड़ा मजाक और इससे बड़ा हास्यास्पद दावा और क्या हो सकता है। तो इसीलिए उनके दावे पर भरोसा करने लायक नहीं है। और दावा तो बहुत उत्तम प्रदेश बनाने का किया था, लेकिन क्या हालत हो गई थी 12 से 17 में, ये भी हम लोगों ने देखा है। बायर्स और अभी आपने पूछा ही है उनका दर्द, वो भी आप लोगों ने देखा ही है। सब उसी समय के। मुख्यमंत्री ने डुबकी नहीं लगाई, इसका भी बड़ा मुद्दा उठाया था कि मुख्यमंत्री ने डुबकी नहीं लगाई, पता उनको गंगा साफ नहीं है। देखिए, उनको हमारे प्रधानमंत्री जी ने डुबकी लगाई, उनको शायद ये दिखाई नहीं दिया। योगी आदित्यनाथ जी लगातार डुबकी लगाते हुए ही आज ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और इतने बड़े मठ के एक वहाँ पर मठाधीश हैं। तो ये तो इन बातों को अब कोई उनके मानने वाला नहीं। अच्छा पंकज जी, अपराध की भी बात और माफिया राज एक बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का रहा है। जीरो टॉलरेंस की नीति पर जैसा लगातार बीजेपी काम करने का दावा करती रही है, आपके शब्द में दोहराऊंगी, आजकल आप बहुत सारी लाइनें जो है आप बोल रहे हैं कि ना हाथ ना हाथी ना टोटी ना सरिया, लहराएगा सिर्फ केसरिया, ये आपके शब्द हैं। और इधर लाल टोपी
रेड अलर्ट जिसे प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये रेड अलर्ट हैं अपराध और माफियावाद को लेकर, वो उलट लगातार आरोप लगाते रहे कि जितना माफिया राज और जितना अपराध भारतीय जनता पार्टी में बढ़ा उतना हमारी सरकार में नहीं था, उतना गुंडा राज हमारी सरकार में नहीं था। तो ये लाल टोपी और केसरिया जो आप ये शब्द कहते रहते हैं, और ये कैसे आपको लगता है, क्योंकि नोएडा में भी अपराध बड़ा एक मुद्दा रहा है, आपको लगता है कि नोएडा से अपराध पूरी तरीके से खत्म है? देखिए, इस पर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि बहुत संवेदनशीलता के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी ने सरकार आने के बाद यही अपराध और कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर करने के लिए पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू हुआ, और लागू हुआ तो सबसे पहले हमारे इसी ज़िले से लागू हुआ है, तो एक बड़ी उपलब्धि थी। और उसके बाद क्राइम में कमी भी आई है। और इतना तो तय है कि कोई भी, देखिए सपा बसपा के समय क्या था कि जिसने उनके झंडा गाड़ी पे लगा लिया तो अपने आप को सबसे बड़ा गुंडा समझते हुए लोग चलते थे, अपने आप को पूरे क्षेत्र का मालिक समझ के चलते थे। वो स्थिति नहीं है। आज इतना है कि कोई भी हो, कहीं का भी हो, किसी भी दल का क्यों ना हो, अगर वो अपराधी है या अपराध को संरक्षण दे रहा है, अपराधी को संरक्षण दे रहा है, तो उसको कोई बचा नहीं सकता है। इतना तो बहुत स्पष्ट है, बहुत क्लियर है। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब कहते हैं कि जो गर्मी है वो मई में जून में शिमला बनाने की बात करते हैं, तो किसकी गर्मी उतारने की बात कहते हैं? मैं समझता हूं कि वो उन 20% में से ऐसे लोगों की गर्मी जो कि अपने देश में रहकर पाकिस्तान की जय बोलने की हिम्मत करते हैं, ऐसे लोगों की गर्मी उतारने अब की। वो 20% 10 हो गया, मुख्यमंत्री कह रहे हैं अब 80-20 नहीं, अब 90-10 है। हाँ, ये मुझे लगता है हृदय परिवर्तन कैसे हो रहा है? अब मुझे लगता है कि जल्दी वो इतनी ठंड लेना नहीं चाहते होंगे इस वजह से। अच्छा, एक सवाल और है मेरा, क्योंकि जब ठंड की बात आती है तो मुख्यमंत्री कैराना भी गए, मुजफ्फरनगर भी गए, और जयंत यादव भी वहां पर, जयंत चौधरी वहां पर पहुंचे। जयंत चौधरी कहते हैं कि इतना हैंडपंप का बटन दबाओ कि चर्बी उतर जाए। तो ये गर्मी वर्सेस चर्बी कैसे चल रहा है? नहीं, अभी तो सिर्फ गर्मी ही उतरेगी। अभी गर्मी उतरेगी। अच्छा, बीजेपी के तमाम लोग ऐसे हैं, जब हम लोग फील्ड पे जाते हैं बात करते हैं तो उनका कहना है चर्बी तो उसको चढ़ती है जो खाता है, यहाँ खाने और खिलाने का सिस्टम ही नहीं, तो चर्बी उतारेंगे किसकी? नहीं, ये तो अब 10 मार्च को पता लगेगा। 10 मार्च को पता लगेगा क्या होगा, और ये समझ में आएगी बात। अच्छा, एक ट्वीट बड़ा चर्चा का विषय रहा है। जब 10 मार्च को ठंड लगेगी इनको तो फिर समझ में आएगा क्या हुआ है। अच्छा, एक चीज और, मैं क्योंकि आपने जिक्र किया, एक ट्वीट सोशल मीडिया पर आप भी रहते हैं, एक ट्वीट बड़ा चर्चा का विषय रहा। चुनावों से ठीक पहले, ऐलान से ठीक पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, और उसमें जिक्र कर दिया मथुरा का। तो क्या मथुरा बाकी है? आपको लगता है मथुरा बाकी है? नहीं, मुझे लगता है कि मथुरा तो बाकी है, उसका भव्य स्वरूप में मथुरा आना ही चाहिए। और मैं फिर कहता हूं कि कमल के फूल का यह बटन वो भगवान श्री कृष्ण के मथुरा के उस धाम को भव्य स्वरूप में लेकर आएगा। इसमें तो कहीं कोई गलत ट्वीट उन्होंने नहीं किया है। और मथुरा भी, और मथुरा के साथ में कहीं पर भी कोई भी ऐसा धाम जहां पर कि हजारों लाखों लोग अपना सिर झुकाते हैं, अपने दिन और जीवन की शुरुआत वहां से होती है। और तो मुझे लगता है कि उन सभी स्थानों का कायाकल्प होना चाहिए और उस भव्य स्वरूप में वो आना ही चाहिए। क्योंकि देखिए, विकास के साथ साथ ये हमारी संस्कृति, हमारी जो परंपरा है, आध्यात्मिक शक्ति है, वो पहचान वही है जो कि हमारे इतनी भिन्नताओं के बाद भी हमको एक बना के रखी है। तो उसको तो निश्चित रूप से भव्य स्वरूप में आना ही चाहिए। आप बात भारतीय संस्कृति और हमारे जितने भी धार्मिक प्रतीक हैं इस बात से उनकी करते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी कहती है ऐसी ट्वीट करना, ऐसी बातें करना, आप बांटने की राजनीति ये कर रहे हैं। आप एक तबके पर हमेशा से आरोप लगता रहा, खास तौर पर मुख्यमंत्री पर यह आरोप लगता रहा कि आपने एक तबके को हमेशा से दबा कर रखना चाहा। देखिए, ये अपने उनके सोचने का, समाजवादी पार्टी के नेताओं के सोचने का अपना एक ढंग हो सकता है, लेकिन बांटने की राजनीति तो वो लोग करते हैं। जब यहाँ पर कांवड़ यात्रा होती थी पश्चिम उत्तर प्रदेश की, तो उस पर रोक लगती थी, लाठियां भी चलती थीं, उनको अपना डीजे बजाने पर रोक लगाया करते थे, लेकिन कहीं पर भी स्पीकर, लाउड स्पीकर खुलेआम चलते थे, उस पर उनको कोई आपत्ति नहीं होती थी। आज हम राम जी का नाम ले तो इनको दिक्कत है, लेकिन जिन्ना के नाम पर बांटकर उनको पॉलिटिक्स करने में उनको कोई आपत्ति नहीं है। हमारे राष्ट्रवाद में उनको खोट दिखाई देता है, आतंकवाद में जब उनको वोट दिखाई देता है तब भी उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। जिन्ना की बात पर अभी भी वो अडिग हैं, स्टेटमेंट उनका सेम है अभी भी। नहीं, क्योंकि वही वोट चाहिए उनको, इसलिए उनकी मजबूरी है कि उनको ये बोलना पड़ता है। उनको पता है कि बाकी तो ये 90-10 हो गए तो उनको अब देगा कौन।
तो इसीलिए कहीं ना कहीं पर उनका जो दर्जा है पार्टी का, कहीं इतने कम वोट ना मिले कि वो भी समाप्त हो जाए, तो मुझे लगता है कि उनकी मजबूरी है ये सब बोलने की। अच्छा, 90-10 का जिक्र हुआ है, तो क्या ये 10% ओवैसी जी को जा रहा है? क्योंकि वो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी आपको धोखा देगी। अब ये लड़ाई आपस में उन दोनों तीनों को ही करने दीजिए। नहीं, ओवैसी जी का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि अभी हाल ही में उन पर हमला हो गया, लोकसभा में उस बात का जिक्र किया, हालांकि जवाब दे दिया है गृह मंत्री जी ने। जी, नहीं, वो जवाब भी दे दिया, उस पर सुरक्षा भी उनको मुहैया करा दी है। हाँ। तो हमारे सरकार को तो जो करना चाहिए था उसको तुरंत उन्होंने एक्शन लेकिन लिया उस पर बोला गया है, कई लोगों ने बोला है, कई विपक्षी पार्टियों के नेता ये कहते हैं कि ये हमला हुआ नहीं है, ये तो करवाया गया है। आप क्या कहते हैं? अब ये जांच का विषय है, उस पर मेरा बोलना ठीक नहीं होगा। इस पर ओवैसी का जिक्र हुआ है, तो जैसा मृदुल ने कहा कि वोट क्या उनको जा रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी लगातार बोलती आई कि तो बीजेपी की भी पार्टी है, बीजेपी को फायदा पहुंचाने आए, नुकसान तो हमें पहुंचाने के लिए आए हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी को तो कहीं पर भी भाजपा अपने आप फायदे में ही है। जनता उनके साथ जुड़ी हुई है, जो डेवलपमेंट देखना चाहते हैं वो सब लोग साथ जुड़े हुए हैं। तो इसके बाद कोई किसी की ए बी पार्टी, अब कौन क्या है इसके विषय में वही बोल सकते होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मैंने कहा कि एकदम तेजी के साथ आगे जा रही है। 300 से ऊपर, 350 के आसपास हम लोगों को सीटें मिलेंगी, बस मैं इतना जानता हूँ। युवा बैठा है नोएडा का यहाँ पर, और पंकज जी आप तो बेहतर जानते हैं कि स्पोर्ट्स किस तरीके से खेला जाता है, आपकी धर्मपत्नी भी स्पोर्ट्स में है और ये बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन जब स्पोर्ट्स की बात आती है, दिल्ली से सटा हुआ नोएडा, स्टेडियम, स्विमिंग पूल, शूटिंग रेंज, बॉक्सिंग, हॉकी, कब मिलेगा लोगों को? पार्क तो है लेकिन एक अच्छा स्टेडियम, बढ़िया। हाँ, नोएडा में मुझे बताते हुए खुशी है कि अभी एक तो शूटिंग रेंज के लिए, और आपने देखा होगा कई सारे स्पोर्ट्स उसमें होंगे। एक इंडोर स्टेडियम हमारा बन के तैयार हो गया है, इनॉग्रेट भी हो गया है। रेसलिंग, शूटिंग और बहुत सारे गेम्स उसमें हो रहे हैं। सरफाबाद एक हमारा गांव है, गांव के अंदर एक बड़ा स्टेडियम कई सारे स्पोर्ट्स फैसिलिटी के साथ हम लोगों ने इनॉग्रेट उसको कर दिया है। हमारा 21 का स्टेडियम, एक बड़ा स्टेडियम शहर के मध्य में वो है ही है, जिसमें क्रिकेट की फैसिलिटी के साथ साथ अनेक बैडमिंटन और अन्य बहुत सारे स्पोर्ट्स उसमें खेले जाते हैं। और अभी भी कुछ दिन पहले ही अथॉरिटी को बात करके मैंने भी कहा था, और मैंने उसको घोषणा भी की थी, अथॉरिटी ने भी उस पर सहमति जताई है कि एक वर्ल्ड क्लास एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नोएडा के लिए हम लोग आने वाले समय में बना के देंगे। और गाँव में भी आपने देखा होगा तो गाँव में भी जिम लगे हैं। पहले वो सेक्टर के लिए ही प्रस्तावित हुआ करते थे, हमने कहा नहीं, ये गाँव में भी साथ साथ होने चाहिए, तो ओपन जिम भी लग के तैयार हो रहे हैं। तो इस तरीके से इसको बढ़ाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं हम लोग। क्योंकि मायावती का जिक्र इसलिए करना चाहता हूँ, आप कहते हैं कि हम स्टेडियम बनाएंगे, हम पार्क बनाएंगे, उन्होंने भी बड़े बड़े पार्क बनाए, ऐसा तो नहीं हो जाएगा? इतने बड़े बड़े पार्क, वहाँ पर मूर्तियाँ लगा दी उन्होंने। नहीं, जो पार्क बनेंगे उसका उपयोग भी लोग करेंगे, और सभी पार्कों की खूबसूरती भी होगी, जो कि हमारे नोएडा की खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम करेगी। पंकज जी, इसी से जोड़ते हुए चूंकि नोएडा की बात हो रही है, तो महंगाई का मुद्दा, क्योंकि नोएडा में अमूमन हमने देखा मिडिल क्लास फैमिलीज ज्यादा हैं, तो महंगाई का मुद्दा क्या लगता है? क्योंकि विपक्षी दल लगातार महंगाई के मुद्दे को उठाकर जनता के बीच में जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको, मतलब ईमानदारी से अगर आप जवाब दे, तो नहीं लगता कि महंगाई का मुद्दा थोड़ा सा प्रॉब्लम करने वाला है? और रोजगार की बात, युवा रोजगार की बात, क्योंकि नोएडा में युवाओं का केंद्र नोएडा रहता है, जैसा मैंने पहले भी कहा था। ये दो बड़े मुद्दे। देखिए, ये दोनों मुद्दे हैं, और खास तौर पे ये प्रश्न और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है जब कोरोना जैसी आपदा जब आती है, तो ये और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है ये इशू। लेकिन काफी हद तक उत्तर प्रदेश की सरकार ने, आप देखेंगे तो एक तो 5 साल में लगभग 5 लाख सरकारी नौकरी, जो कि महज कुछ हजार नौकरियां सपा बसपा के समय में थी, जो कि इन 5 साल में एकदम ऑन रिकॉर्ड लगभग 5 लाख सरकारी नौकरी लोगों को मिली है। एमएसएमई क्षेत्र में भी लगभग 2 करोड़ लोगों को नौकरियां मिली हैं, ओडीओपी और अन्य के माध्यम से भी नौकरियां मिली हैं। कोरोना के समय में भी जो माइग्रेंट्स थे बाहर से, कई राज्यों से जो आ गए, तो उनको भी कई राज्यों में कांग्रेस की सत्ता ने तो उनको रखने से मना कर दिया, या कई जगह लेने से अपने पास मना कर दिया। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने दोनों हाथ खोलकर उनका स्वागत किया, और उसके बाद उनकी स्किल मैपिंग, लगभग 45 लाख ऐसे मजदूरों की स्किल मैपिंग करा के विभिन्न एसोसिएशंस के साथ एक एमओयू तय करके उनको नौकरियां भी देने का काम किया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। इन्वेस्टर्स समिट, जो सामान्यतः सपा बसपा कांग्रेस के समय में सिर्फ दिखावे की बात रहा करती थी, सिर्फ उसमें दिखावा होता था,
लेकिन सच में इसको रियलिटी में बनाने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। डिफेंस कॉरिडोर आप बुंदेलखंड से लेकर हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश तक आप देख रहे हैं, जो कि अपने आप पूरे उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बदलने का ही काम करेगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और फिल्म सिटी का जिक्र हमने पहले ही किया है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये इतनी बड़ी चीज़, हमारे देश का तो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है ही है, लेकिन उसकी वजह से यहाँ ये जिला और ये प्रदेश पूरे देश के साथ और विश्व के साथ भी सीधे कनेक्टेड होगा। तो इन सब चीज़ों का असर आने वाले समय में नौकरियों का सृजन ये सब इसमें होगा ही। तो मुझे लगता है कि तेजी के साथ इसमें भी हम लोग बदलाव एक सवाल मैं और इसमें जोड़ना चाहूंगी। आपने कोविड की बात की थी कि कोविड के बाद में ये महंगाई और रोजगार का मुद्दा बड़ा हो जाता है। एक ये आपने पूछा था, उस पर मैं बोलते हुए इस मुद्दे पे आ गया। और इसमें भी आप देखिए कि एक तो फ्री वैक्सीनेशन, अगर ये नहीं हुआ होता तो कैसी हालत होती, इसका अंदाजा हम सब लोग लगा सकते हैं। और राशन, महंगाई के विषय में भी कम से कम ऐसे समय में राशन को भी समझते हुए ये सब चीजों को सरकार ने वैक्सीन का पंकज जी आपने जिक्र किया, महीने में 2 बार। हाँ, वैक्सीन का जिक्र किया। अखिलेश यादव ने कहा था ये तो बीजेपी वालों की वैक्सीन है। हाँ, लेकिन मैंने ये भी सुना कि कहीं छिपकर वैक्सीन वो लगा ली है, बीजेपी की वैक्सीन उन्होंने। आपने कहा कि छिपकर वैक्सीन लगा ली है, ये पक्का पता है? नहीं, मैंने सुना है कि वो लगा ली है। हाँ, उनके पिताजी ने तो लगवाई है सामने। हाँ, और उन्होंने तो ये भी कहा था कि हम आएंगे तो सबको फ्री वैक्सीन देंगे, लेकिन आपने पहले दे दी। हमने देखिए, क्योंकि ये जरूरत है और किसी भी सरकार की जिम्मेदारी थी, जिसको एक सेवक के रूप में प्रधानमंत्री जी ने समझा। और मैं समझता हूं कि विश्व में किसी भी देश से ज्यादा तेजी के साथ हमारी सरकार ने उस क्षेत्र में काम किया। और अपनी, जब हम लोग ये सोचते, आप सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन हमारे देश के वैज्ञानिकों की मैं सराहना करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने कई बार बोला कि आप देखिए कि अपने आप को बहुत डेवलप्ड नेशंस जो कहते हैं और हैं, लेकिन उनके साथ साथ हम लोगों ने वैक्सीन निकाली है अपनी, तो ये बड़ी उपलब्धि थी। पंकज जी, एक सवाल मैं उसमें ये जोड़ना चाहती थी कि कोविड का जिक्र आपने किया था। आजकल पंखुड़ी पाठक जो मैदान में उतरी हुई हैं, वो उस दौर को याद करा रही हैं, क्योंकि हमने देखा कि दिल्ली से किस तरीके से मजदूरों ने, वो बहुत मार्मिक तस्वीर थी, महीने भर लगभग वो कई 100 किलोमीटर पैदल चले। उसका असर नोएडा पर भी हुआ। नोएडा से भी लोग अपने मकान, जो किराएदार रहते हैं, किराए पर रहते हैं, अपने घर गांव जाने के लिए पोटली उठाए चल दिए थे। तो ये क्या आपको लगता है कि कुछ चोट करेगा ये मुद्दा? क्योंकि विपक्ष बार बार जनता के बीच में जाकर याद दिला रहा है कि वो समय था जब आपको पंकज सिंह की, बीजेपी की बहुत जरूरत थी, उस समय इन्होंने आपका साथ नहीं दिया और आपको जाने दिया। देखिए, ये लोग कांग्रेस, मैं किसी एक पर नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये सपा बसपा कांग्रेस के लिए बोल रहा हूँ। कम से कम ऐसे मुद्दे पर कभी पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। ऐसे मुद्दे पर गलत भी, झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। झूठ तो कभी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कम से कम जब ऐसा मुद्दा हो, लोगों का जीवन, लोग अपने अगल बगल के लोगों का को अपने से दूर होते हुए असमय जो उनको छोड़कर जा रहे थे, ऐसा वक्त जब क्षेत्र ने देखा हो, और ये कांग्रेस सपा बसपा के लोग जो अब अपने कमरे से बाहर, अपने ट्विटर से नीचे कभी उतर कर जो आए नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं पर जो साधारण परिवार से निकले हैं और अपना और अपने परिवार की चिंता किए बिना रात दिन राशन लेके जिन परिवारों पर वो पहुंचते रहे हैं, उनके उस भाव पर क्वेश्चन करने का अधिकार ये सपा बसपा कांग्रेस जैसे नेताओं को बिल्कुल नहीं है। और मैं समझता हूं, और मैं एकदम बिल्कुल पूरी ताकत के साथ मैं इस बात का एकदम खंडन करता हूं कि ये सपा बसपा कांग्रेस ये झूठ फैलाती है। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, जो भी माइग्रेंट्स यहाँ से निकल कर जा रहे थे, ये भाजपा के ही कार्यकर्ता थे, जो कि वहाँ बॉर्डर पर खड़े होकर उनके पैरों में छाले न पड़े उन मजदूरों के, उन माताओं और बड़े बुजुर्गों और भाइयों और बच्चों के, कि उनके पैरों में भी चप्पल और जूते पहनाने का काम भी यदि किसी ने किया है तो सेवा ही संगठन का संकल्प लेकर चलने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही किया है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि नोएडा में हम चुनौती देंगे, तो आपको लगता है कि दिल्ली से उन मजदूरों को इधर भगा दिया गया था? अब देखिए, मैं तो जो भी आए नोएडा में सबका स्वागत है। उनके लिए नोएडा में और उत्तर प्रदेश में ये क्षमता है कि हम सभी लोगों को अपने पास यहाँ पर एक्सेप्ट भी करेंगे और उनको सब प्रकार से, रोजगार से लेकर अन्य रहने की सुविधा भी भारतीय जनता पार्टी। पंकज जी, आपने रोजगार का जिक्र किया है, मैं अगर आपसे भर्ती पर सवाल नहीं करूंगा तो बेमानी होगी। बहुत सारी भर्तियां निकाली जाती हैं, लेकिन आरोप ये लगता है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एग्जाम ही नहीं करा पाती है। एग्जाम कंडक्ट कराने से पहले ही पेपर लीक हो जाता है। आप तो बेहतर समझते हैं, क्या क्या कितने तरीके से आरोप भी लगे हैं। देखिए, इसमें एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इसमें कितनी ट्रांसपेरेंसी भाजपा की सरकार ने और योगी आदित्यनाथ जी ने रखी है। वरना तो पहले सपा बसपा की सरकार भी देखी है लोगों ने, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बजाय जाति का प्रमाण पत्र मांगकर लोगों को नौकरी दे दिया करते थे लोग।
तो इस और आज भी वो जांच के घेरे में है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में इतना तय है कि जिसमें क्षमता होगी नौकरी उसको ही मिलेगी, और उसमें अगर कोई गड़बड़ी दिखी तो तत्काल उसको उन्होंने निरस्त किया और उसको तुरंत कराने के लिए आदेश भी किया है। तो मुझे लगता है कि ये ट्रांसपेरेंसी और एक ईमानदारी का एक मजबूत उदाहरण है। बिल्कुल पंकज जी, अभी मृदुल ने आम आदमी पार्टी का जिक्र किया था कि वो कह रहे हैं हम चुनौती देंगे, चूंकि दिल्ली जुड़ा हुआ है और आम आदमी पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश में वो फ्री वाला जो फैक्टर है दिल्ली में वही यहां पर भी आजमा रही है। पंजाब में भी हालांकि उनका वही फैक्टर है, वही उनका कि दिल्ली मॉडल को हम यूपी में और पंजाब में लागू करेंगे। समाजवादी पार्टी ने भी उसको कॉपी किया। घोषणा पत्र आने वाला है, तारीख कल टल गई थी, कल माना जा रहा है कि कल घोषणा पत्र आ सकता है। उसमें माना जा रहा है कि बिजली को लेकर आप भी कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। तो क्या आम आदमी पार्टी से ही ये जो फ्री वाला फैक्टर आ रहा है, सपा ने कॉपी किया, फिर इस पर बीजेपी भी अपना कुछ स्टैंड लेने वाली है? कुछ भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड तो हर चीज पर बहुत क्लियर है, हर चीज पर बहुत क्लियर है। इसमें इन दलों से कोई सीखने समझने की जरूरत नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का लंबा इतिहास रहा है और इसको करके हम लोगों ने दिया है। आयुष्मान से लेकर आप शौचालय से लेकर फ्री राशन तक, ये सब काम पहले से हम लोग कर रहे हैं। और किसानों के लिए बिजली को भी रेट्स को कम करना, तो जब जहाँ पर भी ज़रूरत है, जो व्यवहारिक है, वो सब पार्टी ने पहले ही ऑलरेडी किया है। इसमें इन दलों की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं। अमित शाह कहते हैं कि जयंत चौधरी आदमी तो अच्छे हैं लेकिन गलत जगह चले गए, आपको भी लगता है ऐसा? हाँ, नहीं, जयंत अच्छे हैं, सब क्षमता उनके अंदर है, लेकिन हाँ, अब ये समाजवादी पार्टी के साथ मुझे लगता नहीं है कि अलायंस नेचुरल है। मतलब गलत जगह गए हैं वो? हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है, बिल्कुल। अच्छा, आपकी बात होती है कभी हुई है? अब इधर तो ना हुई है, लेकिन अब इधर तो नहीं। अच्छे आदमी हैं जयंत चौधरी? नहीं, जयंत अच्छे हैं, बिल्कुल है, और बहुत क्षमता भी है उनके अंदर। लेकिन मुझे लगता है कि जब देश की बात हो तो अपने दल की चिंता बहुत ज्यादा नहीं करनी चाहिए। ऐसे में तो देश बनाने वाली पार्टी भाजपा के साथ खड़े होना चाहिए। अच्छा, एक चीज और मैं पूछूंगा, क्योंकि आपने कहा कि अच्छे हैं वो, जब अच्छाई की बात आती है तो अखिलेश यादव के साथ राहुल गांधी गए थे, उनको भी अच्छा बताया गया। अब अखिलेश यादव के साथ जयंत चौधरी गए हैं, उनको भी आप अच्छा बता रहे हैं। वैसा ही हश्र होगा तो गड़बड़ी कहाँ है, अखिलेश यादव में क्या? नहीं, मुझे लगता है कि गड़बड़ी तो अब मायावती भी साथ में गई थी, उनके साथ भी गड़बड़ हो गया। तो गड़बड़ी तो जो सब लोग साथ में गए हैं उन सबकी है कि वहां पर चले गए हैं। अब उसमें मैं क्या कहूँ? मतलब महागठबंधन में गड़बड़ी है। महागठबंधन में ही गड़बड़ी है। बिल्कुल। और महागठबंधन की बात आपने की, तमाम दल एक साथ हैं, अखिलेश जयंत इस वक्त एक साथ हैं, राहुल गांधी की बात हुई। कांग्रेस पार्टी का जनाधार, हालांकि अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में तो इस वक्त ना के बराबर ही दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रियंका गांधी को एक तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश यहां पर की गई कि एज अ सीएम फेस उन्होंने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल भी दिया था कि क्या मेरे अलावा कोई दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ये तमाम बातें कही थी। पंखुड़ी पाठक को मैदान में उतार दिया उन्होंने। एक महिला फैक्टर जो है, क्योंकि बड़ा फोकस है आजकल कांग्रेस पार्टी का, 40% महिलाओं को टिकट दे देना, लड़की हूं लड़ सकती हूं, सारा फोकस महिलाओं पर कर दिया है। तो क्या ये फैक्टर कुछ इफेक्ट कर सकता है नोएडा में अगर इसकी बात करें तो? और बीजेपी का भी एक प्रमुख एजेंडा रहा है महिलाओं को लेकर, सुरक्षा प्रदान करने को लेकर, तो महिला वर्सेस महिला। बिल्कुल नहीं, देखिए मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ तो जिस तरीके से विमेन एम्पावरमेंट की बात हमेशा कही है, उसको सिद्ध करके हम लोगों ने दिया है। अच्छा, एक पोस्टर उनकी जो महिला थी, पोस्टर में उन्होंने बीजेपी हाल ही में ज्वाइन किया था। उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। और भी घटनाएं ऐसी थी जिसमें हम लोगों के सामने ये दिखा है। जहां तक रही बात उनके ये कहने की, मैं इतना उनको कांग्रेस पार्टी को शायद ये आज समझ में आया है, लेकिन हम लोग इस बात को पहले से समझते हैं। और माताओं बहनों को हमेशा से हमारे ट्रेडिशन में, हमारे कल्चर में हम लोगों ने हमेशा शक्ति के स्वरूप के रूप में देखा है। तो जो गलत हुआ है उसको लड़कर उसको समाप्त करने का काम उन्होंने ही किया है। आज भी माँ की पूजा हम लोग इस कई स्वरूप में हम लोग करते हैं, उस शक्ति के स्वरूप के रूप में करते हैं। तो कांग्रेस को शायद ये आज समझ में आ रहा होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो बहुत पहले से इस बात को हम लोग जानते हैं। और अपने संगठन में भी लगा 33% का एक आरक्षण महिलाओं के लिए पहले से है। और महिला मोर्चा जैसा एक बड़ा काडर हम लोगों के यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में और देश में बना हुआ है, जिस पर काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस तो आज बोल रही है, हम लोगों ने पहले कर लिया है। अच्छा, क्या ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने सारा नेतृत्व बहन पर ही छोड़ दिया है? भैया दिखाई नहीं देते हैं उत्तर प्रदेश में, जब से हार हुई है तब से भाई बहन की जोड़ी नहीं दिखाई देती। राहुल गांधी डरते क्यों हैं आने से? अब वो हार का ठीकरा वो किसके सर पर फोड़ना चाहते हैं, उन दोनों लोगों में उनको तय करना है, उस पर मेरा बोलना ठीक नहीं है। अच्छा, आप युवा मोर्चा में रहे हैं और युवा मोर्चे की जब बात आती है तो तब से रहे हैं जब राम मंदिर का जिक्र हुआ करता था। अब राम मंदिर को लेकर अलग अलग तरीके से कटाक्ष किए जाते हैं। क्या आपको भी लगता है कि अखिलेश यादव को जाना चाहिए राम मंदिर? भारतीय जनता पार्टी के कई नेता बोलते हैं कि जाना चाहिए राम मंदिर, क्यों नहीं जाते?
अब देखिए, इस पर किसी पर दबाव तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन मुझे लगता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी तो सबके हैं, उसमें किसी को भी उनके दरबार में जाकर उनका आशीर्वाद लेने में क्या आपत्ति हो सकती है। नहीं, वो राम मंदिर नहीं जाते लेकिन परशुराम की मूर्ति लगवाते हैं। वो कहते हैं हमारे भी उतने ही राम है, हम परशुराम की मूर्ति लगाएं। नहीं नहीं, देखिए, वो सिर्फ राजनीति की बात करते हैं, वो सिर्फ लोगों को बांट कर ही राजनीति करने की कोशिश करते हैं। किसी के प्रति उनकी आस्था है, श्रद्धा है, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। मैं समझता हूँ जहाँ से उनको लगता है सिर्फ ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स से वो आज तक वो निकल नहीं पा रहे हैं, लेकिन शायद उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब हमारा देश और हमारा प्रदेश का नौजवान अब काफ़ी आगे बढ़ चुका है, इन चीज़ों को समझता है और किसी भी प्रकार से बटकर वो पॉलिटिक्स क्या परशुराम की मूर्ति लगाकर वो ब्राह्मण वोटों को साधना चाहते हैं? अब वो जो कुछ भी करना चाहते हो, लेकिन हम लोगों के तो वो भगवान परशुराम जी के चरणों में भी हम लोग सिर झुकाते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में भी हम लोग सिर झुकाते हैं। लेकिन अब सपा बसपा तो सिर्फ अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए इन सब बातों को लेकर आती है। एक सवाल मेरा और है, क्योंकि जब हमने शुरुआत में कहा कि एक राजनेता का पुत्र होना बहुत कठिन होता है राजनीति में, आपके कंधों पर प्रेशर हो जाता है, दबाव आ जाता है, लेकिन आपने अपने कंधे झुकने नहीं दिए। परिवारवाद का जब जिक्र होता है तो पंकज जी कैसे देखते हैं परिवारवाद को? देखिए, परिवारवाद पर मैं भी बहुत स्पष्ट रूप से यही कहता हूं कि परिवारवाद, वो परिवारवाद जैसे ये सपा में देख रहे हैं, जैसे ये कांग्रेस में देख रहे हैं, तो जिसमें कि एकदम वो स्कूल से निकले और सीधे अपने पिता के नाम पर संसद में आकर बैठ गए, पार्टी के चीफ बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, ये परिवारवाद। मेरे बारे में जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि मैं 2001 से बिना किसी कार्यकारिणी में सिर्फ एक सामान्य सदस्य के रूप में भी काम किया हूं, युवा मोर्चा के 500 सदस्यों में भी एक सदस्य के रूप में काम किया हूं, भाजपा के 400 सदस्यों में से भी एक सदस्य के रूप में काम किया हूं, और सब कुछ करते हुए 2007 में मिले हुए रिलीज हुआ टिकट, वो भी मैंने कहा कि कार्यकर्ताओं के मन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इसीलिए मुझे 10 साल कम से कम और काम करना चाहिए, तब मैं लड़ूंगा। मैं चाहता हूं पंकज जी, आक्रमण में आप उस बात का खुलासा करें। आपके पिताजी राजनाथ सिंह ने जब टिकट मिल गया था, उससे पहले भी आपको क्या हिदायत दी थी, आप बताइए आज। हाँ, उनकी बहुत इच्छा नहीं थी, उनकी बहुत इच्छा नहीं थी, लेकिन क्योंकि मैं बनारस आता जाता था, लोगों ने नाम, मेरा अकेला नाम आ गया। श्रद्धेय कल्याण सिंह जी बाबूजी, उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, मैं वहाँ तुम्हारा अकेला नाम है, मैं लड़ाना चाहता हूँ। तो पूरी बैठक में भी जब पिताजी अध्यक्ष थे, वो जाने लगे, तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनको बिठाकर कहा कि नहीं, वो एक कार्यकर्ता के रूप में उसका नाम अकेला यूपी से लोग कह रहे हैं, तो उनको टिकट मिलना चाहिए। मिला। लेकिन जब मैं जानता था, जब अनाउंस होने के बाद मुझे लगा कि मेरे फादर को या पिताजी को मेरे ये बात अभी इतनी अच्छी नहीं लग रही है, उनकी इच्छा नहीं है, तो मैंने एकदम उनके चेहरे को देखते हुए, अनाउंस होने के बाद भी मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं अभी भी छोड़ सकता हूं? उन्होंने कहा बिल्कुल छोड़ सकते हो। तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के से उन्होंने बात की, उन्होंने मुझे अकेले बुलाया और उन्होंने पहले तो मुझसे यही कहा कि मैंने टिकट दिया और छोड़ दिया तुमने, लेकिन मैंने जब कहा कि जी मैंने पार्टी और आप सबको देखकर मैंने इस बात का निर्णय लिया है, तो नज़दीक बुलाकर उन्होंने मेरे अपने उंगलियों से मेरे बालों में ऐसे फेरा और फिर सिर पे हाथ और पीठ पर मुझे थपकी देकर उन्होंने कहा कि जो किया बहुत अच्छा किया है। तो मुझे लगता है, देखिए, एक मैं इस बात को ज़रूर कहना चाहूँगा कि सामान्यतः लोग, कई बार मुझसे, अगल बगल के लोग भी मुझसे कहते थे कि साथ में लड़ते तो अभी ये होता वो होता, इतने बार के MLA MP होते, ये सब बहुत बातें लोग करते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ, अपने अपने सोचने का तरीका है। मैं मानता हूँ कि आज तो मैं MLA हो ही गया, 17 में, 22 में फिर चुनाव पार्टी ने लड़ाया है, लेकिन आज मैं एड़ी चोटी रगड़ लेता तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे व्यक्तित्व का आशीर्वाद आज मैं चाहकर भी अपने सिर पर नहीं ले सकता था। मैं बिल्कुल पंकज जी, मेरे लिए ये बड़ी उपलब्धि। मैं बिल्कुल पंकज जी, सृष्टि, क्योंकि ये बात जो है ये कभी नहीं किसी ने सुनी होगी, और पंकज जी ने आज जो बात बताई है वो वाकई परिवारवाद की परिभाषा है। बिल्कुल सही कहा मृदुल आपने, और समय चूंकि अब हो चुका है पंकज जी, आखिरी में मैं चाहूंगी, बहुत समाप्त करना चाहूंगी कि बहुत जल्दी से आप नोएडा को लेकर एक आखिरी बार पंकज जी का विजन क्या है आने वाले समय के लिए, बस। देखिए, नोएडा को लेकर मैं इतना आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि नोएडा के लिए जितने भी ज़रूरत के काम थे उन सब पर हमने प्रयास किया है। कोई भी एक ऐसा ज़रूरत का काम जिस पर नोएडा के लोग जो चाहते हों उस पर कुछ ना कुछ प्रयास ज़रूर किया है।
तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो प्रयास किया है उस पर आगे आने वाले समय में एक सुंदर, सुरक्षित और भव्य नोएडा इस पर बनाऊंगा। इसके लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध हूं और इतना ही मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं। बिल्कुल। और बहुत पंकज जी शुक्रिया। बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया है, इसलिए हमने आक्रमण इस सीरीज का नाम रखा है, क्योंकि हम हर सवाल करेंगे और आपने उसी बेबाकी से जवाब दिया। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, तो आक्रमण में आज के लिए बस इतना ही। जनता जनार्दन है, आज पंकज जी हमारे साथ में जुड़े, जो विजन है नोएडा को लेकर वो तमाम बातें बताई, लेकिन आखिरी फैसला जनता का होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।